हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस या नो करके बताइए। जय हिंद बच्चा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो कलम बच्चा क्राइम पढ़े और क्राइम में हमने एक चीज बहुत अच्छे से जानी कि जब तक जिस वक्त आपने क्राइम किया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। जहां कल एंड किया था वहीं से आगे बढ़ाते कि जिस वक्त जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने वो कृत्य किया है, वो कार्य किया, वो आपसे भूल हुई है, चूक हुई है, जिस समय पर कृत्य किया गया, कृत्य यह लोप हुआ, यदि उस समय वह कृत्य विधि द्वारा गैरकानूनी अथवा अवैध घोषित किया हुआ था, विधि द्वारा गैरकानूनी अथवा अवैध घोषित किया हुआ था, तभी तो ही ये कृत्य या चूक अपराध है, अन्यथा नहीं। अपराध है, अन्यथा नहीं। इस पॉइंट को तो आप लोग समझ गए थे। जब हमने कहा कि अपराध क्या है, तो अपराध कहने पर हमारी समझ में आया कि भाई अपराध क्या है। तो अपराध कहने पर हमारी समझ में आया कि विधि द्वारा घोषित व दंडनीय कोई गैरकानूनी कार्य अथवा चूक या लोप। चूक माने कोई आपसे काम करना था, आपने नहीं किया। तो यह किस समय की बात हो रही है? जिस समय पर एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्शन, एट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्ट, जब वो अपने कार्य किया है, इफ इट इज डिक्लेयर्ड बाय इफ द सेड एक्ट is illegal, then only it is a crime. Then only it is a crime, else not. अन्यथा नहीं। अगर विधि द्वारा उसको उस समय घोषित किया गया है तभी वो अपराध माना जा रहा है, अन्यथा उससे अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहां पर किस समय की बात हो रही है? जिस समय वो आपने कार्य किया। मान लो जिस समय आपने कार्य किया उस समय वो कार्य विधि द्वारा अपराध घोषित नहीं है, उसके अगले दिन कानून बनाकर सरकार ने उस कार्य को अवैध घोषित कर दिया। आपने कार्य एक दिन पहले किया है, जबकि उस कार्य को अवैध कब बनाया जा रहा है? अगले दिन, कार्य करने के एक दिन बाद। तो क्या वो कार्य अपराध माना जाएगा जो आपने एक दिन पहले किया है? कि यदि उस समय कृत्य विधि द्वारा गैरकानूनी अवैध घोषित किया हुआ था तो ही वो कृत्य या लोप अपराध है, अगर नहीं किया हुआ था तो वो अपराध नहीं है। तो आपने तो कार्य इस दिन किया, आपने कार्य 17 सितंबर को किया। जब 17 सितंबर को आपने कार्य किया तब यह विधि के द्वारा अवैध नहीं था, विधि के द्वारा कार्य गैरकानूनी नहीं था। उसको कब गैरकानूनी किया गया? 18 सितंबर को, एक दिन बाद। तो क्या यह कार्य गैरकानूनी, क्या यह आपका जो काम है इसको एक दिन बाद घोषित करके अवैध माना जा सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो अपराध होते हैं, जो कार्य है, वो तभी अपराध है जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जिस समय वो किए गए, उस समय जो विधि लागू थी उसके द्वारा वो घोषित हो, अपराध के रूप में घोषित हो,
उस समय वो अपराध के रूप में दंडनीय हो, ना कि उसके बाद में, ना कि उसके बाद में, ना कि उसके बाद में। मेरी बात समझ रहे हैं? ना कि उसके बाद में, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, जो कि क्रिमिनल लॉज होते हैं, ये क्रिमिनल लॉज रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, मतलब इनको बैक डेट में लागू नहीं किया जा सकता, इनको बैक डेट में लागू नहीं किया जा सकता कि आज आपने कोई कानून बनाया और आप उसे बैक डेट में लागू कर दें। आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे मैंने आपको ट्रिपल तलाक के बारे में बताया कि जब ट्रिपल तलाक के कानून बनाकर 19 सितंबर 2018 से लागू कर दिया, तो जो ट्रिपल तलाक, 3 तलाक वाला कानून बनाया सरकार ने, जिसमें 3 तलाक को अवैध घोषित किया है, तो यदि 19 सितंबर 2018 से पहले 3 तलाक किसी ने दिया है तो वो साथी अपराध नहीं है, लेकिन 19 सितंबर 2018 को या इसके बाद अब ये साथी अपराध है, क्योंकि कभी भी जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, आपराधिक लॉ होते हैं, वो बैक डेट में घोषित नहीं हो सकते। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि ये बैक डेट में घोषित नहीं हो सकते? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2-3 बच्चे हैं जो क्लास को परेशान कर रहे हैं। तुम क्या चाहते हो, मैं क्लास छोड़ दूं? एक बार में बता दो। तुम लोग कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे बात करके आए हो, एक काम करो, तुम मैथ्स ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। जब तुमसे मैंने कह दी कि सर अभी बाहर थे, वो वापस आ गए, मैं बात करके लगवा दूंगा, तुम्हें इसकी टेंशन नहीं है, इसकी टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, इसको नहीं लेते, मुझे नहीं लगता तुम्हें इसकी जरूरत है। एक कह रहा है 3 दिन से एक टॉपिक, तू घटिया गधा है, तुझे पता ही नहीं है बाबू की इसको कितना पढ़ना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई गलत पढ़ा रहा हूं या कोई ऐसी चीज, समझ की बात है। एक लाइन में भी लिखवा सकता था रटवा के, दुनिया लिखवाती है उसी के लायक हो। बस मेरा मन कहा खराब होता है, उन बच्चों का नुकसान होगा जो सीरियस बिल्कुल यूपीएसआई सोच के बैठे हैं। तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि तुम्हें कमेंट में मतलब है। एक का भी, जितने तुमने फालतू कमेंट कर, एक का भी निकल जाए आके बता देना। एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड, हमने भी पढ़ाइयां की हैं, तुम्हारे जैसे खच्चर नहीं थे। एटीट्यूड होता है एग्जाम निकालने वाले बच्चे का, अलग दिखता है, वो तुम्हारे जैसा नहीं होता। इतना बढ़िया कंटेंट इतनी कम फीस में, कोई मतलब ही नहीं, 6-6, 7-7 घंटे बंदे पढ़ा रहे पागलों की तरह तुम्हारे पीछे। कभी सोचा है क्यों? तुम गधों को ऐसा ही बनाने के लिए। तुम गधे पढ़ें, ज्ञान हासिल करें, समझ हासिल करें, वर्दी हासिल करें, इसलिए बार बार एक एक चीज को लिखकर इंग्लिश हिंदी। अब बार में बताओ, पढ़ना चाह रहे हो या फिर काम करो तुम मैथ ही पढ़ लो? हद करते हो, क्लास को डिस्टर्ब जबरदस्ती आके खुजली करनी। मैं माइंड सेट बना के आता हूं पूरा तैयार करके, ये फ्लो से फ्लो चलूंगा, पूरा टूट जाता है यार तुम्हारे। तुम्हें तो खुद तमीज होनी चाहिए। कमेंट्स कभी कभी इसलिए देखनी पड़ती है क्योंकि तुमसे कुछ कुछ बीच में सवाल हाँ ना कम्युनिकेशन बना रहे। तो जिस समय वो कृत्य लोप किया गया, यदि उस समय वो कृत्य अपराध के रूप में परिभाषित, घोषित, दंडनीय नहीं है, बैक डेट में क्रिमिनल कानून, तो लिख लीजिए कहीं पर, जो क्रिमिनल कानून होते हैं, जो क्रिमिनल कानून होते हैं, आपराधिक कानून, आपराधिक लॉ, अपराध से संबंधित कानून, आपराधिक कानून भूतलक्षी अथवा बैक डेट में लागू नहीं किए जा सकते। बैक डेट में लागू नहीं किए जा सकते, लागू नहीं किए जा सकते, बैक डेट में लागू नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं। क्रिमिनल लॉज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। क्रिमिनल
laws cannot be enforced retrospectively. मेरी बात समझ गए? इनको कभी भी भूतलक्षी, यह बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है कि जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, जो आपराधिक कानून होते हैं, वो कभी भी भूतलक्षी बैकडेट में लागू नहीं किए जा सकते। यह बात अनुच्छेद 20(1) अनुच्छेद 20 क्लॉज 1 में लिखी है। यह किस में लिखी है? हमारे संविधान के आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। हमारे संविधान के आर्टिकल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 यही तो कहता है, अनुच्छेद 20 का अर्थ यही तो है, दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण, जो अनुच्छेद 20 है, यही तो बताता है कि भूतलक्षी बैकडेट में क्रिमिनल कानून लागू नहीं किए जा सकते, क्रिमिनल कानून लागू नहीं किए जा सकते। क्लियर है? नहीं, शायरा बानो के पति को सजा नहीं होगी क्योंकि उसने कार्य, लेकिन उसके बाद की जो महिलाएं, जब से कानून लागू हुआ, उनको तो फायदा मिला। तो आज तो ये कॉन्सेप्ट आपको आया, इस कॉन्सेप्ट का कोई इतिहास भी हो गया। कॉन्सेप्ट आया कहां से? यहां से क्वेश्चन एक बार पूछा गया पेपर में, लिख लीजिएगा। तो दो, जैसे हमारी हिंदी है, हिंदी से पहले कौन सी थी? संस्कृत। भाई हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ था, आदि जननी है। ऐसे इंग्लिश से पहले एक भाषा हुआ करती थी, लैटिन। तो ये जो विधि शास्त्र है, जो लॉ की थ्योरी है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है कि बिना विधि के अपराध नहीं और बिना विधि के दंड भी नहीं, इसको लेकर साथी कुछ लीगल मैक्सिम है, इसको बना लीजिएगा। इसको बोलते नुल्लम क्रीमेन साइन लेगे, इसको बोलते नुल्लम क्रीमेन साइन लेगे। नुल्लम क्रीमेन, क्रीमेन करता है अपराध, साइन लेगे, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। यह लैटिन भाषा में अंग्रेजी से पहले, इसका अर्थ होता है साथी नो क्राइम विदाउट लॉ, नो क्राइम विदाउट लॉ, नो क्राइम विदाउट लॉ, विधि के बिना अपराध नहीं, विधि के बिना अपराध नहीं, विधि के बिना अपराध नहीं, मतलब कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा जब वो कार्य किया गया, यदि उस समय उसको कानून के द्वारा अपराध घोषित नहीं किया गया था। यह बात नुल्लम क्रीमेन सिन ने लेगे। ठीक है भैया। इसका दूसरा हो जाता है नुल्लो पोइना साइन लेगे, पोइना साइन लेगे। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों, ये एक ही विधिवक्ता ने दिए थे। इसका अर्थ हो जाता है नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। इसका अर्थ क्या हो जाता है? नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, विधि के बिना दंड नहीं, विधि के बिना दंड नहीं। तो क्या आप किसी को कानून में परिभाषित दंड जो है उसके अलावा कोई दंड दे सकते हो? या जब तक वो दंड कानून में परिभाषित नहीं है, क्या आप किसी को वो दंड दे सकते हो? मैंने आपको क्या बताया, कानून क्यों लाए गए? व्यक्तियों के व्यवहार नियंत्रित रहे, जिससे समाज में सभ्यता बनी रहे, समाज में शिष्टाचार, शांति, व्यवस्था बनी रहे। तो समाज में व्यवस्था बनाने के लिए न केवल आपको समाज के व्यक्तियों के गतिविधियों को सीमित करना होगा, बल्कि जो कानून बना रहे वो कानून भी सभ्य समाज के अनुसार हो। समाज तभी तो चलेगा जो कानून बनाने वाले वो भी अच्छे कानून बनाएं, लागू करने वाले भी अच्छे हों, जिन पर वो कानून लागू किए जा रहे हैं वो भी अच्छे हों। वे कानून बना दिए और कानून गलत कानून बना दिए, सरकार जिसका मन कर रही है उसको उठा के जेल में डाल दे रही है, जिसका मन कर रही है उसको एनकाउंटर कर दे रही है। तो क्या ऐसे अच्छा समाज बन सकता है?
हमेशा जो शांति होती है वो विकास की पहली सीढ़ी है। शांति केवल नागरिक नहीं लेकर आते, शांति सरकार का कर्तव्य है, कानून का कर्तव्य है। तो कानून कैसे होने चाहिए? उचित होने चाहिए। तो उसी में क्या था कि पहले राजा वगैरह होते थे, आजकल तो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। पहले राजा होते थे, राजा लोग अपनी मर्जी से जो कानून, जैसा कानून, उनके ऊपर तो कोई वो अधिकार नहीं होता था। तो उन सब की गतिविधियों को भी नियंत्रित करने के लिए कि भाई जो कानून बनाए जाए वो समाज के हिसाब से उचित हो, जो एक सभ्य समाज की स्थापना करे। इसलिए ये सन 1813 में एक जॉन फ्यूअरबेक, ये दोनों किसके द्वारा दिए गए? एक जॉन पॉल फ्यूअरबेक करके एक व्यक्ति थे। जॉन पॉल फ्यूअरबेक करके एक व्यक्ति थे। ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये ऊपरी लिखित दोनों कॉन्सेप्ट दिए गए। ऊपरी लिखित दोनों कॉन्सेप्ट दिए हैं, ऊपरी लिखित दोनों कॉन्सेप्ट दिए हैं। समझ रहे मेरी बात? तो ये थे जॉन पॉल फ्यूअरबेक। इन्होंने सन 1813 में यह सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट दिया था। जॉन पॉल फ्यूअरबेक, ये ऊपरी लिखित दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं कि बिना विधि के कोई अपराध भी नहीं है और साथ ही बिना विधि के कोई दंड भी नहीं है। मतलब आप केवल वही दंड दे सकते हो जे कि ज्यादती के विरुद्ध। अरे यार, बफरिंग कहां से हुई थी बताना? हर दिन 1-2 मिनट की बफरिंग आ रही, पता नहीं कैसे। तो मैं क्या कह रहा था, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट थे, तो बोलो ना उसे, नेट क्या स्लो चल रहा है, रोजाना का ड्रामा है, फिर हो रहा है। 1-2 मिनट में कुछ दिक्कत आ रही है, वो देखते हैं। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये असल में जो हमें सरकार की ज्यादतियां होती हैं, जो हमें सरकार की ज्यादतियां होती हैं, क्योंकि अगर मान लो कोई भी बिना कानून के अपराध घोषित करने लगे तो ऐसे तो समाज अच्छे से नहीं चल पाएगा ना, समाज विद्रोह कर देगा। शांति ही तो पहली सीढ़ी है और कानून का पहला उद्देश्य शांति स्थापित करना है। तो कानून भी उचित होने चाहिए, अनुचित नहीं होने चाहिए। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया? नाम लिख दो, केवल इतना भी लिख दोगे चल जाएगा। नुल्लम क्रीमेन सिने साइन लेगे और नुल्लु पोइना साइन लेगे। यह कॉन्सेप्ट किसने दिए? यह साथी जॉन पॉल फ्यूअरबेक करके व्यक्ति थे। इसी कॉन्सेप्ट को हमारे संविधान में भाग 3 मौलिक अधिकार। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि सरकार की ज्यादतियों से बचाने के लिए जो सरकार है, जो राज्य, जो स्टेट है, जो राज्य, जो स्टेट, यहां पे प्रांत की बात नहीं कर रहा, सरकार की बात कर रहा हूं। इसकी ज्यादतियों से बचाने के लिए, इसकी ज्यादतियों से बचाने हेतु, इसके अत्याचारों से बचाने हेतु हमारे संविधान में एक विशिष्ट चीज थी जिसको मौलिक अधिकार कहते दिए ना। ये मौलिक अधिकारी तो हमारी रक्षा करते हैं, ये मौलिक अधिकारी तो हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो जो पुराने सब लोग थे, हमारे पूर्वज, वो जानते थे कि भाई अगर हम लोग कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बनाएंगे कि जहां पूर्णतः कानून का शासन हो, तो सरकार कल को कानून के बाहर जाके काम करने लगेगी। जिसके हाथ में पावर आएगी वो व्यक्ति शोषण करने लगेगा। ऐसे तो सभ्य समाज नहीं बन सकता। जापान में आपने देखा है, यूरोपियन कंट्री में छोटी छोटी चीजों पर जनता, वहां के प्रधानमंत्री इत्यादि का इस्तीफा ले लेती है। क्यों ले लेती है? कारण है उसका, क्योंकि वहां पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। हमारे यहां कुछ नहीं होता ऐसा, क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं, वहां लोग कानून के हिसाब से चलते हैं। तो कोई भी सभ्य समाज का निर्माण कैसे होगा? जहां कानून का शासन हो। इसी भाग 3 फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल अनुच्छेद 20 और इसका क्लॉज 1 जो है, इसमें 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। इसमें 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। 20 का जो पार्ट 1 है, पहला क्या लिखा हुआ है? पहला क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट कहता है, जिस समय अपराध किया गया, जिस समय कृत्य किया गया, जिस समय कृत्य किया गया, कृत्य
किया गया, यदि उस समय वह कृत्य, यदि उस समय वह कृत्य विधि द्वारा अपराध नहीं है, विधि द्वारा, उस समय की बात है, घोषित अपराध नहीं है, घोषित अपराध नहीं है, यदि उस समय विधि द्वारा, बहुत स्लो करा, कल भी दिक्कत हुई थी, आज भी इसको ठीक करो नेट को, जिस समय कृत्य किया गया यदि उस समय वह कृत्य विधि द्वारा घोषित अपराध नहीं है तो व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं दिया जा सकता, तो व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा। तो ये तो वही हो गया ना जो अभी हमने पढ़ा, नुल्लम पोइना नुल्लम क्रीमेन साइन लेगे, यही तो कॉन्सेप्ट हो गया, विधि के बिना अपराध नहीं। मतलब हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स में हमें संरक्षण मिला हुआ है, और ये अनुच्छेद 20 और 21 जो होते 20 और 21, इनको आपातकाल में भी नहीं हटाया जा सकता कि जिस समय वो कार्य किया गया था, यदि उस समय वो कार्य विधि द्वारा घोषित अपराध नहीं है तो व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने कोई, जब वो अपराधी नहीं है तो उसके क्यों दोषी ठहराओगे। दूसरी बात, इसी में सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है उस अपराध के लिए विधि द्वारा, अपराध के लिए विधि द्वारा जो दंड निश्चित किया गया है, अपराध के लिए विधि द्वारा जो दंड निश्चित किया गया है, जो दंड निश्चित किया गया है, जो दंड निश्चित किया गया है, उतने से अधिक दंड नहीं दे सकते, उतने से अधिक दंड नहीं दे सकते, उतने से अधिक दंड नहीं दे सकते, नहीं दिया जा सकता, उतने से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट किस में लिखे गए कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट इज डिसाइडेड बाय द लॉ फॉर अ क्राइम, यू कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट दैट वॉज डिसाइडेड बाय द लॉ फॉर अ पार्टिकुलर क्राइम। किसी भी एक क्राइम के लिए, अपराध के लिए जो सजा विधि के द्वारा निश्चित कर दी गई, आप उतने से अधिक दंड नहीं दे सकते, उसके अतिरिक्त कोई दंड नहीं दे सकते, उतने से अधिक दंड नहीं दे सकते, उसके अतिरिक्त दंड नहीं दे सकते। और इसी में पार्ट क्या कहता है कि यदि वो कार्य जिस समय आपने किया वो अपराध नहीं है तो आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ये दोनों बात वही तो गई कि बिना विधि के अपराध नहीं, तो पहला पॉइंट यही तो है। और दूसरा कि बिना विधि के दंड भी नहीं, बिना विधि के दंड भी नहीं। तो जैसे मान लेता हूं किसी ने थेफ्ट अथवा चोरी की, किसी ने क्या की भैया, थेफ्ट अथवा चोरी। अब चोरी के लिए 3 वर्ष तक का कारावास है, तो क्या साथी आप उसे 4 वर्ष का कारावास दे सकते हैं, या उसे कोई और सजा दे सकते हैं, या उसे कोई और सजा दे सकते हैं, क्या उसे और कोई सजा दे सकते हैं अपनी मर्जी से, या उसे पेड़ पर लटकाने की सजा, पेड़ पर लटकाने की सजा, या उसको गोली मारने की सजा, या उसको फांसी की सजा, कुछ भी ऐसी दे सकते हो, चाहे वो कितने बड़ा चोर हो। क्योंकि चोरी की सजा जो कानून के द्वारा निश्चित की गई है, जो विधि के द्वारा निश्चित की गई है, अब वही सजा तो दे सकते हो, आप उससे ज्यादा थोड़ी ना दे सकते हो। भाई जो सजा कानून के द्वारा निश्चित की गई वही तो दे सकते हो। और इससे क्या फायदा होगा, अगर आप कानून के दायरे में चलोगे, कानून के द्वारा निश्चित सजा, आप उससे बाहर जाके उसको कराओ, भीड़ जस्टिस नहीं दे रही, भीड़ ने इकट्ठा होकर मार दिया, तो समाज में क्या रहेगी, समाज में सभ्यता रहेगी, एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। जापान और अपने समाज देखा आपने,
ये बनाने का जिम्मेदारी किसकी है समाज को? अच्छा कह दोगे सरकार की, बिल्कुल नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पे आ जाते हैं। अब अभी तक तो हमने जनरल लॉ की बात की थी, किसकी बात? विधि की, जो मानव के अलग अलग व्यवहार को नियंत्रित करती है और मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों के समूह को जो सरकार द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं विधि कहते हैं। अब हम पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे? क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्रिमिनल लॉ, अर्थात आपराधिक विधि की बात। अभी तो हमने एक जनरल विधि की बात की थी, अब हम लोग आपराधिक विधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आपराधिक विधि। अभी तो हमने एक जनरल लॉ की बात की थी, अब बात आ जाती है साथ ही आपराधिक विधि की। ध्यान दीजिएगा, आपराधिक विधि। मानव के खतरनाक या संकटपूर्ण, मानव के खतरनाक व्यवहार, मानव के खतरनाक व्यवहार को विनियमित करने से संबंधित, विनियमित करने से संबंधित विधि, विनियमित करने से संबंधित विधि, मानव के खतरनाक व्यवहार को विनियमित करने से संबंधित विधि, जिससे, इसको ऐसे कह सकते थे, मानव के खतरनाक, मानव का खतरनाक व्यवहार, मानव का खतरनाक व्यवहार जिससे किसी व्यक्ति को, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति के जीवन स्वास्थ्य, जिससे किसी अन्य व्यक्ति के जीवन स्वास्थ्य, संपत्ति, नैतिकता आदि को क्षति पहुंचती हो, नैतिकता आदि को क्षति पहुंचती हो, क्षति पहुंचती हो, क्षति पहुंचने का मतलब समझते हो? इंजरी, क्षति पहुंचती हो, क्षति पहुंचती हो, अथवा संकट उत्पन्न होता हो, अथवा संकट उत्पन्न होता हो, अथवा संकट उत्पन्न होता हो, इस व्यवहार को विनियमित करने वाली विधि को, इस व्यवहार को विनियमित करने वाली विधि, करने वाली विधि को, इस व्यवहार को विनियमित करने वाली विधि को आपराधिक विधि कहते हैं। आपराधिक विधि कहते हैं। तो विधि जैसे अगर आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाते समय आपका जो व्यवहार है वो कैसा, उसे मोटर वाहन विधि कह देते हैं। इसी प्रकार आपके जमीन संपत्ति, अलग अलग जीवन में जो आपके क्रियाकलाप होते हैं उनको कंट्रोल करने से संबंधित अलग अलग प्रकार की विधियां हो सकती हैं, अलग अलग व्यवहार से संबंधित कानून हो सकते हैं। हम अगर आपराधिक विधि की बात करें, खास तौर पर, विशिष्ट तौर पर आपराधिक विधि, तो आपराधिक विधि कैसे व्यवहार को नियंत्रित करती है? मानव के उस खतरनाक व्यवहार को नियंत्रित करती है जिससे किसी अन्य व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और नैतिकता, मतलब मानव का वह व्यवहार जो किसी के जीवन अथवा उसके स्वास्थ्य अथवा उसकी संपत्ति अथवा नैतिकता आदि को या तो क्षति पहुंचाएगा, क्षति माने नुकसान कारित करेगा, अथवा उसके जीवन, संपत्ति या सुरक्षा को संकट उत्पन्न करेगा। तो इस व्यवहार को रेगुलेट, विनियमित करने वाली को ही, करने वाली विधि को आपराधिक विधि कहते हैं। तो यहां मानव के ऐसे व्यवहार को प्रतिबंधित किया जाएगा, ऐसी एक्टिविटीज को सीमित किया जाएगा जो दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि को नुकसान पहुंचा रही है। तो क्रिमिनल लॉ रेगुलेट्स
लिख लीजिएगा, क्रिमिनल लॉ रेगुलेट्स दी डेंजरस बिहेवियर, क्रिमिनल लॉ regulates the dangerous behavior, criminal law regulates the dangerous behavior that can cause injury or danger, that can cause injury and danger to the life, safety, हेल्थ, टू द लाइफ, सेफ्टी, हेल्थ और मोरलिटी ऑफ अनदर पर्सन, तो हो जाती है आपराधिक विधि। आपराधिक विधि में आप लोग आईपीसी, सीआरपीसी ये सारी चीजें पढ़ते हैं, जो व्यक्तियों के जो मेजर एक्ट होते हैं, जो व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार के ऐसे व्यवहार को प्रतिबंधित करते हैं जिस व्यवहार से समाज के किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता आदि को खतरा उत्पन्न होता है, संकट उत्पन्न होता है, अथवा साथ ही उनको क्षति पहुंचती है, यहां तक किसी को कोई पूछ रहा है तो पूछ लो। साथ ही सबसे पहले क्राइम इत्यादि की परिभाषा पढ़ के फिर हमने देखा कि कब कौन सा कृत्य अपराध माना जाएगा। तो हमने कहा बैक डेट में आपराधिक विधि लागू नहीं होती, जिस समय आपने वो कार्य किया है यदि उस समय उसको अपराध घोषित किया गया है तो ही अपराध, अन्यथा नहीं। फिर हमने लुन्नम, क्रीमेन और पोइना दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े जिनको फ्यूअरबैक नामक व्यक्ति ने दिया था। इन्हीं को हमारे संविधान ने मौलिक अधिकारों के रूप में एक संरक्षण दिया जिसको आपातकाल में भी हटाया नहीं जा सकता, कि एक तो आपको ऐसे किसी भी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो कार्य आपने जिस समय किया था उस समय यदि वो अपराध नहीं था, और दूसरी बात आपको किसी भी ऐसे दंड से दंडित नहीं किया जा सकता जो वो अपराध के लिए परिभाषित था, न उससे ज्यादा न उसके अतिरिक्त। फिर आपराधिक विधि की हमने परिभाषा पढ़ी कि मानव का जो खतरनाक व्यवहार है जिससे किसी अन्य व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति, नैतिकता आदि को क्षति पहुंचती है, अथवा उसके जीवन इत्यादि को संकट उत्पन्न होता है, तो ऐसी विधि को, मानव के ऐसे व्यवहार को नियंत्रित करने वाली विधि को हम लोग आपराधिक विधि कहते हैं। एक होता है साथी आपराधिक विधि, एक होती है सिविल लॉ। सिविल लॉ जो जमीन जायदाद बंटवारा, जो ये उत्तराधिकार मामले, शादी ब्याह, तलाक के मामले, ये अलग होते हैं, वो सिविल लॉ में आ जाते हैं, उसे नागरिक विधि कहते हैं। तो अब हेडिंग बना लीजिए, अंतर कर लेते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में अंतर, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में अंतर। आपराधिक विधि, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और साथ ही सिविल, या जिसको नागरिक विधि भी कहते हैं, इसे कंप्लीट फॉर्म में लिख लेना अंग्रेजी, क्रिमिनल लॉ, और ये हो जाती है साथ ही नागरिक विधि जिसको सिविल लॉ भी कहते हैं, नागरिक विधि अथवा सिविल लॉ। अब इसके बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे थोड़ा सा। ये जो आपराधिक विधि होती है इसके मुकदमे फौजदारी न्यायालय में चलते हैं। इसके कहां चलते हैं, फौजदारी न्यायालय। इसको पुरानी भाषा में क्या कहा जाता था, फौजदारी भी कहा जाता है। जो नागरिक विधि है इसको दीवानी मुकदमे भी कह सकते हैं, दीवानी न्यायालय में, सिविल कोर्ट्स में। ये किसमें चलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में, और ये किससे चलते हैं, दीवानी न्यायालयों में, जिनको हम लोग साथी सिविल कोर्ट कहते हैं। ये किसमें चलते हैं, दीवानी न्यायालयों में। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड कट रहा है यार, तुमने इसको सेटिंग को ठीक कर दो, मैं बता रहा हूं, परेशान हो गया हूं मैं। चलिए, आपराधिक विधि, अब कुछ दिखा बाबू, आपराधिक विधि, ये तो मैंने छोटा किया। अब इन दोनों के गोल, इन दोनों को कुछ पैरामीटर पर हम लोग इनको तुलना करने की कोशिश करते, कि क्रिमिनल लॉ का क्या गोल होता है और नागरिक विधि सिविल लॉ का क्या गोल होता है। तो सबसे पहले किसकी बात आ जाती है, आपराधिक विधि का क्या गोल होता है। सबसे पहले आपराधिक विधि का लक्ष्य होता है व्यक्ति को पनिशमेंट देना। आपराधिक विधि का लक्ष्य क्या होता है,
व्यक्ति को दंडित करना। आपराधिक विधि का लक्ष्य क्या होता है? दंडित करना। भाई एक चीज मेरी बात सुनो आप लोग, एक मेरी बहुत अच्छी सी बात सुनो। क्या किसी व्यक्ति में, हमारे घर में, हमारे किसी रिश्तेदार की भगवान ना करे मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाता है, तो आप क्या चाहोगे कि हत्यारे को दंड मिले या यह चाहोगे कि आपको मुआवजा मिल जाए और उसको माफ कर दिया जाए? अब क्या चाहोगे? आपको क्या चाहोगे? जल्दी बताइए। बताइए। मानसी अमन पढ़ लो बेटा, पढ़ लो कि आपराधिक वाइट नहीं है ये, आपराधिक विधि और नागरिक विधि। तो मैंने कहा सबसे पहले ये देखो कि दोनों विधियों में गोल का क्या अंतर है, दोनों के गोल अलग है। आप इसमें क्या चाहोगे? सेशन कोर्ट वगैरह फौजदारी के कोर्ट होते हैं, पढ़ोगे आगे बेटा। कहोगे सर इसमें हम लोग दंड चाहते हैं, पनिशमेंट चाहते हैं। तो आपराधिक विधि जो होती है क्रिमिनल लॉ, इसमें दंड लक्ष्य होता है। इसमें क्या लक्ष्य होता है सर? इसमें दंड लक्ष्य होता है। इसमें क्या लक्ष्य होता है भैया जी? इसमें दंड लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? दंड। मतलब इसका लक्ष्य पनिशमेंट है। इसका लक्ष्य क्या है सर? पनिशमेंट इसका लक्ष्य है। लेकिन जो उत्तराधिकार के मामले होते हैं, जो तलाक के मामले होते हैं, जो शादी के मामले होते हैं, जो जमीन के मामले होते हैं, उसमें अब क्या चाहते हो कि व्यक्ति को दंड मिले या ये चाहते हो हमें कंपनसेशन मिले, क्षतिपूर्ति मिल जाए, हमें कंपनसेशन मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, मुआवजा मिल जाए। मान लो पति पत्नी, उनका तलाक हो गया आपसी, पति पत्नी का तलाक हो रहा है, तो पति पत्नी को और पत्नी पति को क्या चाहेगी? दंड मिले, जेल में डाल दिया जाए, या ये चाहेगी कि मुआवजा, या ये चाहेगा मुआवजा? पत्नी चाहती है वैसे तो कहोगे सर यहां जो उद्देश्य रहता है, यहां जो लक्ष्य रहता है दंड की जगह क्षतिपूर्ति का रहता है। यहां जो उद्देश्य रहता है वो कैसा रहता है? दंड की जगह क्षतिपूर्ति का उद्देश्य रहता है। अब हालांकि ज्यादातर लोग तो चाहेंगे, इतने साल जब रहने के बाद में इतने लड़ाइयां हो जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है, तो चाहते हैं जेल जाइए, एकदम निकल के ना आए, मुझे दिखाई भी ना दे। यही कहते हैं ना लड़ते आपस में पति पत्नी, जाओ तू जेल चला जाओ, भाड़ में चला जाओ, तू मायके चली जाओ और तू सत्यानाश हो। तो क्या चाहेंगे? इसमें कंपनसेशन, इसमें साथी मुख्य जो लक्ष्य होता है वो क्षतिपूर्ति होता है, कंपनसेशन का होता है, ना कि दंड दिलाना। इसमें मुआवजे का या क्षति जो हुई है, भत्ता गुजारा भत्ता वगैरह चाहेगी ना पत्नी तलाक के बाद में, कि उसको कुछ गुजारा भत्ता मिल जाए, एक तरह से दंड भी मिले, मुआवजा भी मिले। अगर वो जेल चला गया पति, वो कैसे गुजारा भत्ता देगा? वहां उसका खुद गुजारा नहीं हो रहा, जेल में उसे जेल की रोटी खानी पड़ रही है। तो पत्नी चाहेगी सर बाहर रहे, खूब पैसा कमाए और मुझे भी खूब सारा गुजारा भत्ता आए। कंपनसेशन क्षतिपूर्ति लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? क्षतिपूर्ति लक्ष्य होता है। ठीक है भैया। अब आ जाता है एक्सटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विस्तार। विस्तार, ये जो अपराध होते हैं, किसी ने किसी की हत्या कर दी, एक रोड पर एक लाश मिली, हत्या। अब ये जो हत्या का अपराध है, जो अपराध होते हैं, इससे किसी एक व्यक्ति को फर्क पड़ेगा जिसके घर में हत्या हुई है, या इसका फर्क समाज पर पड़ेगा, या इसका फर्क समाज पर पड़ेगा? कहीं हत्या हुई किसी की, किसी पर गोली चल गई, हत्या हो गई, लाश मिली है। क्या मिली है? लाश। अब ये बताइए इसका जो असर है, यह अपराध है ना, इसका असर समाज पे होगा या जिस घर में से वो हत्या हुई है, जिसके रिश्तेदार की हत्या हुई है, केवल उस पर? किस पर होगा बताओ? बताया करो। ये तभी इस क्लास का फायदा है, तभी इस क्लास का फायदा है। बताओगे नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। और बिना कॉन्सेप्ट के कोई पढ़ के क्वेश्चन कितने लगा लो, एक बार कर लोगे तो उसके बाद में तो क्वेश्चन ही रह जाएंगे ना।
और क्वेश्चन से तो यूपी कांस्टेबल निकला, ऐसा ही क्या निकलेगा? जिस बच्चे का यूपी कांस्टेबल इस बार निकलेगा वो थ्योरी से निकलेगा, जिसने थ्योरी बार बार पढ़ी होगी समाज पर। तब ये कह सकते हो जो अपराध होते हैं उनसे संपूर्ण समाज प्रभावित हुआ ना, सबके मन में भय जाएगा, सबको अपनी सुरक्षा की चिंता होगी। एक व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ, संपूर्ण समाज। तो जो अपराध होते हैं ये समाज के विरुद्ध होते हैं। जो आपराधिक विधि होती है वो समाज के विरुद्ध अपराधों को दंडित करती है। ये जो अपराध होते हैं वो अगेंस्ट सोसाइटी होते हैं, अगेंस्ट सोसाइटी होते हैं, अगेंस्ट सोसाइटी होते हैं। जबकि तलाक, दो भाइयों के बीच का जमीन का बंटवारा है, उत्तराधिकार में दो भाई आपस में लड़ रहे, उनमें से समाज पर क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं। तो यहां पर क्या होता है साथी, ये व्यक्तिगत होते हैं। कैसे मामले होते हैं? व्यक्तिगत मामले होते हैं। ये कैसे मामले होते हैं? व्यक्तिगत। ये साथी प्राइवेट मामले होते हैं। इसमें क्या होते हैं? प्राइवेट मामले। ये अगेंस्ट एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, इसमें समाज का कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर है? समाज पर, व्यक्ति पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। व्यक्ति भी तो समाज का हिस्सा है, व्यक्ति तो समाज का हिस्सा है। बेटा तुम लोग ना कुछ ज्यादा कभी कभी दिमाग ज्यादा लगा लेते हो। बोले जी दोनों पर पड़ेगा, मैंने तो दोनों की बात ही नहीं कही थी, मैंने तो एक या दो में से कुछ बताना था। अरे वो व्यक्ति भी तो समाज का हिस्सा है, समाज पर पड़ा तो उस पर भी पड़ा। तीसरा, अभियोजक, कि इसमें मुकदमा कौन लड़ता है? अभियोजक, प्रोसिक्यूटर कौन होता है इसमें साथी? प्रोसिक्यूटर कौन होता है इसमें? मुकदमा कौन लड़ता है? एक वो बताओ, जब ये अपराध समाज के विरुद्ध हुआ, यह अपराध किसके विरुद्ध हुआ? अगेंस्ट सोसाइटी। और समाज की सुरक्षा कौन होती है? समाज के व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी कौन देती है? समाज की सुरक्षा कौन होती है? सरकार। तो यहां पर साथी जो राज्य है, जो स्टेट है, जो सरकार है, जो राज्य है, स्टेट है, सरकार है, वो साथी अभियोजक होती है। मतलब जो पीड़ित है उसकी ओर से कौन केस लड़ती है? समाज के बिहाफ पर, समाज का संरक्षक होने के नाते सरकार केस लड़ती है। इसलिए इसमें आपने कभी कभी केस में देखा होगा, खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, खड़ग सिंह बनाम, खड़ग सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित की ओर से, उत्तर प्रदेश राज्य, और खड़ग सिंह के विरुद्ध, खड़ग सिंह आरोपी है। एक आपने देखा होगा जब धारा 66A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम साल 2000 की धारा 66A को हटाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में केस था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 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 श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। मेरी बात समझ रहे? तो एक तो होगी आपराधिक विधि जिसे फौजदारी कहते हैं, इसमें लक्ष्य होता है पनिशमेंट। नागरिक विधि या दीवानी, इसमें होता है कंपनसेशन। यह अपराध समाज के विरुद्ध होते हैं, इसलिए प्रोसिक्यूटर भी कौन होती है? राज्य, क्योंकि वही सरकारी तो संरक्षक होती है। तो आपको इस तरीके के मुकदमे मिलेंगे, एक तरफ सरकार का, या राज्य सरकार लड़ रही है, यहां पे भारत सरकार लड़ रही है। इसमें साथी प्राइवेट, निजी पार्टियों के बीच में, इसमें प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं? निजी। यहां पे लोक अभियोजक का मतलब है कि वकील कौन प्रोवाइड कराएगी? सरकार प्रोवाइड कराएगी। जबकि यहां निजी पार्टियां होती हैं, यहां क्या होती है? निजी पार्टियां, जो निजी पक्ष, पार्टियों का मतलब है कि यहां पे कई पार्टियां, वो समझ लो। तो यहां पे साथी प्राइवेट पार्टीज के बीच में, यहां पर प्राइवेट पार्टीज के बीच में, जैसे इसमें आप देखोगे पति पत्नी का कोई केस है, तो ऐसे समझ लो अमन बनाम सुमन, अमन बनाम सुमन, ऐसे समझ लो। यह तलाक का केस चल रहा है, अमन बनाम सुमन। यहां पर कहीं भी तुम्हें सरकार दिखाई दी? यहां पर कहीं भी तुम्हें सरकार दिखाई दी? यहां पर तुम्हें कहीं भी सरकार दिखाई दी? ये बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, और ये जो मैं एक्स्ट्रा तुम्हें बता के चलता हूं, जो भी कानून का नाम यहां पे लिखवा रहा हूं, कोई भी केस का, ये सब इंपॉर्टेंट है। खड़ग सिंह राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है, निजता का अधिकार। श्रेया सिंघल, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को निरस्त किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था।
अब इसमें जो ये क्रिमिनल लॉ होता है, इसमें एक पॉइंट रह गया, इसमें लिख लो, कल लिखवाऊंगा हालांकि उसको अच्छे से। इसमें जो आपराधिक विधि होती है, इसमें दंड तभी मिलेगा जब साथी जो एविडेंस होंगे, जो साक्ष्य होंगे, वो बियॉन्ड, मतलब कोई भी साक्ष्य मजबूत चाहिए जिनमें किसी भी प्रकार की, आप ये कह सकते हैं, गुंजाइश ना हो। मतलब ये आपराधिक विधि कहती है कि 100 अपराधी छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। 100 अपराधी छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यहां पे एविडेंस जो है वो साथी बियॉन्ड डाउट होना चाहिए। एविडेंस जो है वो कैसा होना चाहिए? बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। यह कैसा होना चाहिए सर? बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट होना चाहिए। मेरा बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब यहां जो साक्ष्य होना चाहिए वो इतना मजबूत होना चाहिए कि जिस पर कोई भी डाउट ना हो, जिस पर कोई भी डाउट ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं? पर्याप्त सबूत। इसलिए आपराधिक विधि में कहा जाता है 100 अपराधी छूट जाएं सबूतों की कमी से, पर एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो यहां पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एविडेंस कैसा होना चाहिए? लिख दो अंग्रेजी में, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कोई शक की गुंजाइश ना हो सबूतों में। यहां पर साथी संभावित, प्रोबेबल। सिविल मामलों में अगर पूरी तरीके से सबूत पर्याप्त नहीं है तब भी संभावित आधार पर भी इसमें फैसला किया जा सकता है। लेकिन यहां यदि उसको शक जरा भी हुई, सबूतों में कोई भी शक की गुंजाइश रही, तो वो बरी कर देते हैं। उसमें साथी वहां पर क्षतिपूर्ति का आदेश दे दिया जाता है। तो आपराधिक विधि में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, और डाउट नहीं हो तो बताओ फटाफट। मानहानि दोनों तरह की होती है, सिविल भी होती है और बेटा क्रिमिनल भी होती है। सिविल भी होती है, क्रिमिनल भी होती है। बताइए सभी लोग उत्तर। यहां तक कैसा? मजा आया? पूरा आनंद आ रहा है? कुछ कुछ चीजों को सीख रहे हो? खुर्शीद, तू यहां ऐसा ही बनने आया है या तुझे जज बनना है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए सबूतों में। किसमें? आपराधिक। क्योंकि इस कानून क्या कहता है कि बेशक 100 मुजरिम छूट जाएं, सबूतों की कमी की वजह से कोई बात नहीं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। दिल दे के बता दो जिसको मजा आए। किस किस ने नोट्स बनाए? ये कुछ गधे सोच रहे हैं कि कमेंट्स करते तो सारे कमेंट्स करते हैं, इनको नहीं पता बच्चे कितने अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं। और ये नोट्स बनाने वाले सारे एग्जाम निकालेंगे। ये सब कोई नहीं पढ़ाता, और कभी भी क्वेश्चन से एग्जाम नहीं निकलते। तुम्हारा निकला है क्या आज तक कोई एग्जाम क्वेश्चन से? तुम्हारी कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनती जा रही है। समाज में व्यक्ति क्यों रहता है? संगठन में क्यों रहता है? संगठन में रह रहा है तो नियमों की आवश्यकता क्यों है? नियम कानून क्या होते हैं? अपराध क्या है? फिर लीगल कॉन्सेप्ट पढ़े, संविधान से उसको जोड़ा, फिर दोनों में विधियों में अंतर। अब साथी क्राइम के तत्व वगैरह पर आ जाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ये सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको रिवीजन करके आना। नहीं तो उम्मीद है कि मैंने क्लास में ही कोशिश कर दी है। अगर एक दो बार अपने साथियों से डिस्कस कर लोगे तो आपको दोबारा किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं कोई टेंशन की। इनसे क्वेश्चंस भी लूंगा, एक बार कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए, आए हुए क्वेश्चन करवाऊंगा सबसे पहले, फिर नए। और तुम देखोगे सर ये भी पूछा गया है, मतलब हाँ भैया पूछा गया है, तो हल्के में लेते हो इस चीज को। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। कल कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? क्राइम के तत्व, मेंस रिया, एक्टस रिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, जय हिंद।